अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि तेल की आलमी मंडी में कीमतें कम हो रही हैं, जल्द महंगाई से निजात मिल जाएगी। और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि 1 महीने के अंदर वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ऑफिस को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। और इसके अलावा कौमी सोलर एनर्जी पॉलिसी का जो ऐलान है वो भी 1 अगस्त को होगा। आज उन्होंने एनर्जी टास्क फोर्स का जो इजलास है उसकी भी सदारत की। पाकिस्तान को तवानाई के बहरान का जो है वो शिद्दत के साथ जो है वो सामना है। ऐसे में 2 अहम सवालात है। पहला सवाल तो ये है कि बिजली जो है ये लोड शेडिंग इसकी जो है वो क्यों हो रही है, और दूसरा सवाल ये है कि ये महंगी क्यों हो रही है। अब इसके ये जो 2 सवालात हैं, अपोजिशन और हुकूमत के अपने अपने जवाबात हैं, और ये दोनों जवाबात एक दूसरे से बड़ा मुख्तलिफ हैं। हुकूमत का ये कहना है कि बिजली जो है वो लोड शेडिंग इस वजह से हो रही है कि पुरानी हुकूमत ने, साबिका हुकूमत ने जो है वो ईंधन की ख़रीदारी जो है वो बर वक्त नहीं की, और पिछले 4 सालों में जो पैदावारी सलाहियत है बिजली की उस पर भी जो है वो बिल्कुल इजाफा नहीं किया गया। और उनका हुकूमत का ये भी कहना है कि बिजली महंगी इस वजह से हो रही है क्योंकि साबिका हुकूमत ने IMF के साथ ये कमिटमेंट्स की, ये मुआहदे किए, जिसकी वजह से बिजली महंगी करना पड़ी है। बिजली देखिए कि इतनी महंगी बन रही है। कल रात $100 से ज़रा कम तेल की कीमत हुई है। जितनी जल्द तेल की कीमतें कम हो जाएं उतनी अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी होगी कि उसी तरीके से बिजली भी सस्ती बनेगी। वज़ीर पंजाब ने बहुत इनकलाबी इक़दाम का ऐलान किया है कि वहाँ पर 100 यूनिट जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो गरीब तरीन घराने हैं। काश 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 PTI की हुकूमत ये सौदे कर चुकी होती, जबकि $4 की मिल रही थी तो आज पाकिस्तान में ये बहरान नहीं आता। अगर PTI ने कैपेसिटी पे कुछ काम किया होता और नए प्लांट्स नहीं लगाए होते, लेकिन वही प्लांट्स मुकम्मल कर लिए होते जो हमने लगा के गए थे, जिसके हमने इब्तिदा कर दी थी या काम कर रहे थे, तो आज ये मसला नहीं होता। हम कोयला भी मंगवा रहे हैं, अफगानिस्तान से भी कोयला आ रहा है और दीगर जगहों से हम फर्नेस ऑयल भी मंगवा रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वो बिजली बन रही है जो पाकिस्तान में कभी भी किसी गर्मी में नहीं बनी। आपने वादे किए, हाथ पैर के अंगूठे लगा रखे हैं कागज पे, आपको ये वादे इफा करने होंगे। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये जो कीमत नीचे आ रही है ये अवाम को पास ऑन की जाएगी। तहरीक इंसाफ का दूसरी तरफ ये कहना है कि मौजूदा सूरत हाल के जो जिम्मेदार है वो ये हुकूमत है। आज उन्होंने एक मौजूदा हुकूमत का 90 दिन का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि इस हुकूमत ने वक्त पर ईंधन की खरीदारी नहीं की, कोयला महंगा हो गया है, LNG महंगी हो गई है, और लोड शेडिंग की वजह भी यही है। हमारे होते हुए लोड शेडिंग नहीं थी, लेकिन इनके आते ही लोड शेडिंग जो है वो शुरू हो गई है। आप ईंधन नहीं मंगवाएंगे तो कैसे आपकी कैपेसिटी चलेगी? हमें कहते हैं कि आपने नए कारखाने नहीं लगाए, क्योंकि यार आपने ओवर कैपेसिटी पहले क्रिएट कर दी थी। हम तो वो पूरे कर रहे थे जो आप लगा के गए थे। इस वक्त 4 से 8 घंटे जो है वो शहरों में और गांव में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। शहबाज शरीफ ने कहा था 1 मई से लोड शेडिंग नहीं होगी। ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए कि कोयले के जो प्लांट हैं वो सिर्फ 25% पे चल रहे हैं। कोयला महंगा हो गया, ये कोयले के पैसे नहीं है। LNG के जो है वो महंगी हो गई है, वो इनके पास, हमारे पास पैसे नहीं है, वो नहीं मंगवा रहे। हमने तो 10 रुपये बिजली की कीमत कम कर दी थी पूरे पाकिस्तान के लिए। आप बताइए मुझे कि 100 यूनिट की जो बिजली है, 100 यूनिट का क्या मतलब है? 100 यूनिट का मतलब है कि अगर आप एक बल्ब भी महीना जलाते हैं रात को, आपके 100 यूनिट पूरे हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कभी ना देने के लिए ये ऐलान है। इसका मकसद बिजली देना नहीं है, इसका मतलब लोगों के साथ फ्रॉड करना है कि जी हम फ्री बिजली दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में हम इसलिए नहीं गए कि ये बिजली फ्री हो। बिजली तो हम चाहते हैं कि तमाम पाकिस्तान के लिए जो है वो कम हो और इंडस्ट्री के लिए कम हो। बिजली की इस लोड शेडिंग का जिम्मेदार कौन है? ये सूरत हाल कब तक बेहतर होगी और कीमतें
कहाँ तक बढ़ेंगी, एक तो प्रोग्राम में जो है वो इस पे बात होगी। और बिजली का मामला जो है ये पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात से भी जुड़ा है। आज इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब की जो रोशन घराना स्कीम थी उसको 17 जुलाई तक मुअत्तल कर दिया है। और इसके मुताबिक आपको याद होगा ऐलान हुआ था कि सारफीन को जो है वो 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली जो है उसका ऐलान हुआ था। दोनों जमातें ज़िमनी इंतखाबात की जीत के लिए भरपूर जोर लगा रही हैं। मरीम नवाज़ अपने जलसे कर रही हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनके जलसे भी जारी हैं। अब बल्दियाती इंतखाब भी दूसरी तरफ जो है वो उसके दौर भी चल रहे हैं। एक तो ईद के फौरी बाद पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब हैं, तो दूसरी तरफ कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात भी होने। अब ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, ज़िमनी इंतखाबात हैं, क्या ये अवामी मकबूलियत का फैसला करेंगे? हुकूमत के लिए इंतखाबात बड़ा चैलेंज है, ख़ास तौर पर पंजाब के ज़िमनी इंतखाब का जीतना, क्योंकि हुकूमत बचाने के लिए वो ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ को भी ये इंतखाबात में ये साबित करना है कि उसका जो बयानिया है हुकूमत जाने के बाद वो अवाम में जो है वो मकबूल हुआ है। लेकिन अब से कुछ देर पहले तकरीर करते हुए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर से मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए। उस पर भी प्रोग्राम में बात होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात है उस पर भी बात हो रही है। इसके अलावा एंकर पर्सन इमरान नियाज़ की गिरफ्तारी के बाद आज सदर मुमलिकत ने सहाफ़ियों के खिलाफ पेश आने वाले वाक़यात का नोटिस लेते हुए वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है। इन वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। इमरान नियाज़ को अटक के मुकदमे से रिहाई तो मिल गई, लेकिन फिर चकवाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब वज़ीर कानून पंजाब का कहना है कि उनके खिलाफ 20 मुकदमात है। ये जो है वो एक डेवलपमेंट थी, पेशरफ थी, जिसका जिक्र जो है वो करना ज़रूरी था। बहरहाल आज की जो बहस है उसके लिए मेरे साथ जो पैनल मौजूद हो गए मैं तारुफ करा देता हूँ। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुस्लिम लीग नून से, वो आज की इस डिबेट में जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और अली ज़ैदी साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो आज की इस बहस में हमारे साथ शरीक होंगे। मैं पहले एनर्जी पॉलिसी और बिजली के ऊपर, क्योंकि आज की बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, उस पर जो है वो बात करूंगा और फिर उसके बाद ये जो ज़िमनी इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात के दौर हैं उन पर बात होगी। डॉक्टर साहब, मैं पहले आपसे आगाज़ कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या फ़ैसले हो रहे हैं? अब ये सूरत हाल, अब काफ़ी वक्त गुजर चुका है और आप लोग तो बड़ा इसका क्रेडिट लेते थे कि हम वो हैं जो कि लोड शेडिंग का जिन्होंने ख़ात्मा किया है। तो क्या वजह है कि ये सूरत हाल जो है वो अभी तक जो है वो आपके कंट्रोल में जो उस तरह से नहीं आ रही कि लोड शेडिंग का जो है वो खात्मा हो सके? मैं 2-3 नुकात आपके सामने पेश करूंगा। देखिए, 2013 में जब ये हुकूमत पहली मरतबा PMLN की हुकूमत आई तो उस वक्त 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी अर्बन एरियाज़ में, शहरों में, और तकरीबन 18 घंटे से 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी दही इलाकों में। ये थी सिचुएशन। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, मगर उस मेहनत के बाद 2017-18 में लोड शेडिंग ख़त्म हो गई और उसको ख़त्म करने के लिए तकरीबन 11,000 मेगावाट इजाफी बिजली, 11 से 12,000 मेगावाट इजाफी बिजली जो है वो ग्रिड में डाली। नए कोयले से चलने वाले कारखाने लगाए, LNG से चलने वाले कारखाने लगाए, कुछ हाइड्रो कारखाने लगाए वगैरह वगैरह, थोड़ी सी रिन्यूएबल एनर्जी भी उस मिक्स में डाली। उसके बाद 4 साल और गुजर गए और 4 साल में हम यही गुफ्तगू सुनते रहे कि बिजली ज़्यादा लग गई है और बिजली महंगी लग गई है। लेकिन उस 4 साल में इसके बावजूद कि हमारी आबादी भी बढ़ रही थी और तहरीके इंसाफ की हुकूमत के मुताबिक तरक्की की शरह में भी इजाफा हो रहा था पहले 2 सालों के बाद, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर इजाफी बिजली क्यों नहीं लगाई गई? अगर तरक्की करनी है, अगर लोगों की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो दोनों चीज़ों के लिए दरकार है एनर्जी, दोनों चीज़ों के लिए बिजली दरकार है। मगर आप देख लीजिए कि इन 4 सालों में 1 मेगावाट बिजली भी नहीं लगी। यहाँ तक कि जो कारखाने बनने शुरू हो गए थे और जिन्हें 2 साल में पाए तकमील तक पहुँच जाना चाहिए था, वो भी मुकम्मल नहीं हुए। न थर वाला हुआ, न झंग में जो 1200 मेगावाट का LNG का कारखाना था वो मुकम्मल हुआ। तो अगर आप ये तमाम चीज़ें देखें तो आपको पता चलता है कि वो तमाम जो बिजली का प्लान जो सियासत की नज़र हो गया, अच्छा, ये कह के कि हमें बहुत ज़्यादा हमारे पास बिजली है, उसकी वजह से दोबारा हम उसी बहरान का शिकार हैं और अब दोबारा से बिजली लगा रहे हैं। ये आप क्यों कह रहे हैं कि सियासत की नज़र ये है? एक सेकंड जी, इस वजह से कि अगर ये ना कहा जाता कि इजाफी बिजली लग गई है तो ऑब्वियसली पिछली हुकूमत के अंदर जो लोग थे वो अपना
फोकस जो है वो बिजली लगाने की तरफ रखते। वो ये सोचते कि अगर 2% के ऊपर पॉपुलेशन बढ़ रही है और 3-4% के ऊपर इकोनॉमी आगे जा रही है तो फिर नई बिजली की ज़रूरत है। तो जब वो बिजली नहीं लगाई तो बिजली की कमी हो गई। दूसरा ये कहा गया कि बिजली बहुत महंगी लगाई गई। तो ये तमाम महंगे कारखाने जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनकी जो बिजली की कीमत थी जब 2018 में हमने हुकूमत छोड़ी है, तो उस साल बिजली की जो कीमत, पैदावारी कीमत जो थी, जिसको होलसेल प्राइस कहते हैं, जो हम IPPs को देते हैं, वो तकरीबन थी 9 रुपए के करीब। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, जब हमने हुकूमत वापस ली तो वही कीमत जो बिजली की है वो पहुंच गई 16 रुपए के करीब। तो 9, 10, 11 रुपए की बिजली 16 रुपए की कैसे हो गई? यानी जिन्होंने महंगे कारखाने लगाए, उनके दौर में जब महंगे कारखाने लग गए तब तो बिजली की कीमत 9-10 रुपए थी, और जब नई हुकूमत आई तो वही बिजली की कीमत 16-17 रुपए पे चली गई। तो कैसे चली गई? तो आई थिंक ये दोनों चीजें सोचने की। अच्छा, तीसरी अहम पहलू ये है कि वो गर्दिशी कर्जा जिसके बोझ तले एक तो और डॉक्टर साहब चीज का बता दीजिए, बिजली के अलावा, क्योंकि आपने 9 से 16 रुपए का जिक्र किया, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मगर ये इससे भी जो है वो ऊपर जा रहा है और अभी 24 रुपए, तो ये फिर क्यों जो है वो ये ऊपर की तरफ ट्रेजेक्टरी जो है वो नहीं, ये दो मुख्तलिफ जी दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अच्छा, एक चीज तो है बिजली की पैदावारी कीमत और दूसरी है बिजली का टैरिफ। तो जिस वक्त बिजली की पैदावारी कीमत को 9-10 रुपए थी, उस वक्त बिजली का टैरिफ जो था वो 15 रुपए के करीब था या 16 रुपए के करीब था, मैं भूलता हूं। अब जब बिजली की पैदावारी कीमत यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 16-17 पे चली गई है, तो बिजली की जो कीमत है वो पहुंच गई है तकरीबन 22-24 रुपए। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं, ठीक है, चले जी, ये मैं कह रहा था। तीसरी बात मैं आखिरी बात गर्दिशी कर्जे के हवाले से करना चाहता हूं कि दो चीजें बड़ी अहम थी, अभी भी अहम है और अब हमें इस पे फोकस करना चाहिए। एक ये है कि लाइन लॉसेस कम किए जाएं, दूसरा कलेक्शन बढ़ाई जाए, बिकॉज ये दोनों चीजें गर्दिशी कर्जे में जाती हैं। तो गर्दिशी कर्जा जो 1100 अरब का था वो अब 2500 अरब तक पहुंच गया। तो आप कोई भी चीज ले लें, आप बिजली की पैदावार ले लें, आप बिजली की कीमत ले लें, या आप गर्दिशी कर्जा ले लें, तो पिछले 4 साल के अंदर एक बहुत बड़ा गैप, पॉलिसी गैप मेरे ख्याल में एनर्जी का रह गया है, जिसको फिल करना बहुत जरूरी है और अब नए सिरे से उस पर काम। ठीक है, राइट। अच्छा अली जैदी साहब, अब ये 2-3 चीजें हैं। मैं पहला तो यही कि जो पैदावारी सलाहियत वाला, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप अभी भी समझते हैं कि वो एतराज़ जो पैदावारी सलाहियत पर था वो बनता है, और जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस पर कोई सियासत नहीं की? और दूसरा फिर ये कीमत वाला और गर्दिशी कर्जे वाला, ये 3 चीज़ें। रहमान, पहले 3 चीज़ें को कंपार्टमेंटलाइज कर लेते। जी ठीक है। देखिए, बिजली बनाने के कारखाने, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि बिजली बनाने के कारखाने इन्होंने लगाए, और ये भी एक्सेप्ट करता हूं और ये आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो सारे के सारे, मेजॉरिटी ऑफ देम नहीं, मोस्ट ऑफ देम नहीं, मेजॉरिटी ऑफ देम इंपोर्टेड फ्यूल पे लगाए। यानी कि सारा हाइड्रोकार्बन आपका इंपोर्ट होता है। अभी खुद उन्होंने कहा कि जी कोयले पे लगाए, कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं। मध्य कमाल ये है कि साहिवाल में प्लांट लगाया कोयले का, जो कोयला इंपोर्ट हो रहा है कराची के पोर्ट कासिम पे, यहां से ट्रांसफर होकर फिर साहिवाल तक पहुंचता है। ठीक है। ये तो ये दुनिया में ये भी एक तमाशा नहीं देखा कि पोर्ट से इतना दूर। दूसरा, इन्होंने जो IPPs लगाए, अच्छा ये IPPs की कहानी इनसे नहीं शुरू हुई थी। IPPs कहानी तो बेनजीर शहीद की पहली हुकूमत में ही शुरू हो गई थी। दूसरी जब वो अभी भी बंद पड़ा हुआ है ना, 1200 मेगावाट का ये इधर कराची के बाहर जो प्लांट है, जिसकी आप पेमेंट कर रहे हैं लेकिन बिजली प्रोड्यूस नहीं कर रहे क्योंकि वो अफोर्डेबल नहीं है, फर्नेस ऑयल पे है। इन्होंने इस तरह की सारे तमाशे किए। जरूर इन्होंने बिजली के कारखाने लगाए, मगर महंगे फ्यूल्स के ऊपर कारखाने लगाए। लोकल प्रोडक्शन की कोई उन्होंने कोई डैम डूम नहीं बनाए। जो इसके ऊपर आप समझ कर ले कि जो रिन्यूएबल के ऊपर उन्होंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि जो हाइड्रो भी है ना, वो भी सॉर्ट ऑफ उसकी कैपिटल कॉस्ट बहुत होती है डैम्स की, लेकिन वो भी कॉस्ट उसकी रिन्यूएबल से भी कम होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट ऑफकोर्स बड़ी होती है। दूसरी चीज जो उन्होंने नहीं की, कारखाने लगाते गए, क्योंकि इसमें बैकडोर कमीशन से या जो मर्जी था वो भी पता चलेगा, उस पर भी बात कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा इशू था वो ट्रांसमिशन का था, यानी कि ट्रांसमिशन के ऊपर काम ही नहीं किया। आप बनाते रहे, लेकिन अगर आप में बेचने की सहूलत ही नहीं है तो आप बनाते रहे।
ट्रांसमिशन लाइंस पे कोई काम नहीं हुआ। और ये भी एक फैक्ट है कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का कोई दिन गुजरा है, वो भी तहरीक इंसाफ की इमरान खान की हुकूमत में गुजरा है कि इतना ज्यादा ट्रांसमिशन और प्रोडक्शन एक दिन में हुई थी। उस वक्त भी महंगा हो रहा था दुनिया में, LNG भी महंगा हो रहा था, फर्नेस ऑयल भी महंगा हो रहा था, जो भी चीजें सारी महंगी हो रही थी। लेकिन आपको बैलेंस करना पड़ता है पूरा कि आप बिल्कुल सब्सिडाइज करते हैं, आपको करनी पड़ती है ताकि आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ग्रो होती है, उसमें एक्सपोर्ट भी बढ़ती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, और जब एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट दोनों बढ़ती हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लेकिन अली भाई ये जरा जरूर क्लियर कीजिएगा, इनका कहना है कि आपने पैदावारी सलाहियत में बिल्कुल इजाफा नहीं किया, तो ये जो हुकूमत की तरफ से कहा जाता है। खत्म कर लो। हाँ देखें, पहले हमारा फोकस था ट्रांसमिशन पे, पैदावारी तो 30,000 की है ना, 30 से भी ज्यादा पता नहीं कितने की है, उतनी की जरूरत तो थी नहीं। अच्छा, आपको आपको ट्रांसमिशन लाइंस करनी थी। और जो आपने जो इन्होंने लगाया एक वो कहा जाए तो सोलर प्लांट, वो पता नहीं चलता ही नहीं चलता, वो तो उसका बेड़ा घर को हुआ है, वो भी जरा किसी से पता कर ले उसकी क्या कितनी पैदावार है। और आखिरी चीज पे आ जाए, जो उन्होंने बात की सर्कुलर डेट की, मैं तो बड़ा सीधा सीधा डेटा के ऊपर सवाल पूछना चाहता हूँ। हम जिस दिन गए थे, यानी कि उस वक्त सर्कुलर डेट कितना था, और ये 3 महीने इनको हुए हैं, तो आज सर्कुलर डेट में इन्होंने कितना इजाफा किया है, जरा ये बता दें। सीधा सीधा कैलकुलेशन तो $500 मिलियन का ये है कि जो LNG खरीद रहे हैं आज $40 पर MMBTU, यानी कि $100 मिलियन का तकरीबन कार्गो भेज रहे हैं $26 मिलियन में। अच्छा। वो $70 मिलियन $72 मिलियन जो जा रहा है वो सर्कुलर डेट में जा रहा है। तो ये 6 कार्गो उन्होंने जो खरीदे मई और जून में, वो सर्कुलर डेट में चढ़ गया सारा, क्योंकि आपने बिजली पावर सब्सिडाइज करके दी हुई है। सो देयरफॉर ये एक बहुत बड़ा मैसिव स्केल का ये स्कैम था। इन्होंने पैरेलल इसकी ग्रोथ करते, ट्रांसमिशन भी साथ बढ़ाते, फिर प्रोडक्शन भी बढ़ाते, और जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए सारे IPPs के इतने महंगे, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, वो आप भरते चले जाए। अच्छा, मैं तो आपको इधर एक चीज और भी आगे मैं ऐड कर दूं, क्योंकि मुसद्दिक साहब ने जवाब देना है तो इसका जवाब भी दे दें। 2 इन्होंने LNG टर्मिनल लगाए अपने दौर में, पोर्ट कासिम में लगे हुए। अब वो 2 LNG टर्मिनल जो हैं, पहला वाला चले लगा दिया कि वो फर्स्ट मूवर्स था, वो किसी को नया बिजनेस था, कोई उसमें शायद मुश्किलात थी, कोई आना नहीं चाहता था, उन्होंने उसको टेक ऑफ पे दे दिया, यानी कि $2,70,000-72,000 पर डे 15 साल तक उसको देते हैं आप। चले, उसकी यूटिलाइजेशन भी पूरी हो रही है, बिकॉज जो आपकी जो आपने कतर से कार्गो लिए हुए हैं, उनको जो जिस जहाज में आते हैं वो ड्राफ्ट दूसरे वाले में लग नहीं सकता, तो वो चले पूरा का पूरा 600 MMBTU वो पूरा यूटिलाइज हो रहा है। ये भी दुनिया में बाय द वे कहीं नहीं होता कि 95-98% LNG का गैस टर्मिनल कहीं चल रहा है हमारे अलावा। दूसरा जो उन्हें लगाया, वो जो दूसरा एक एनर्जी का इधर बहुत बड़ा डॉन है जो आजकल इनकी हुकूमत में बैठा हुआ है, जैसे सारा तबाही की भी है LPG और LNG दोनों की, उसको तो टेक ओवर पे की जरूरत ही कोई नहीं थी। यानी कि आपके पास LNG आगे परचेसिंग थी नहीं, 40% से ऊपर आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन 100% की पेमेंट उसको भी $2.5 लाख दिन की 15 साल तक करनी है हमने। 6 साल हो गए। बाय द वे वो आर्बिट्रेशन में केस है, ये भी मैंने सुना है कि अब हुकूमत पाकिस्तान में जो केस आर्बिट्रेशन में उसका लंदन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में वो भी वापस। चले, मैं इन दोनों ये जो LNG टर्मिनल्स है इनका भी पूछता हूँ, लेकिन साथ साथ डॉक्टर साहब ये जो इम्पोर्टेड कोल और फिर ये जो ट्रांसमिशन की सलाहियत बढ़ाने पर जो काम है, इन दोनों चीज़ों का जवाब दीजिएगा, क्योंकि आज शौकत तरीन ने भी यही बात की है। उन्होंने कहा है कि जो कोल है, ये प्लांट्स क्योंकि कोल पर चलते हैं और अब कोल जो है वो महंगा हो गया, और ये वजह है लोड शेडिंग की। अभी ज़रा बताइएगा, मैं एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। लोड शेडिंग क्यों हो रही है, बिजली क्यों महंगी हो रही है, तवानाई बहरान का हल क्या है? डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, ये ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी कि वाकई अदायगियों का मसला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। आज जो PTI ने अपना जो इस हवाले से पेपर जारी किया, उसमें भी कहा गया कि पावर प्लांट्स को जो है वो अदायगियाँ नहीं की जा रही, और यही मसला जो है वो RF प्लांट्स हों या RLNG प्लांट्स हों, उनका भी जो है वो मसला है। तो एक तो ये ज़रा क्लियर कर दें कि क्या मौजूदा हुकूमत की तरफ से अदायगियों का कोई इशू है, और दूसरा जो है वो जो उन्होंने LNG टर्मिनल्स के हवाले से पूछा था।
जी, मैं 2-3 नुकात आपके सामने पेश करता हूँ। पहले तो जो 11,000 या 12,000 मेगावाट बिजली हमने लगाई, उसमें तकरीबन 4,000 मेगावाट के करीब जो थी वो पानी के ज़रिए बिजली पैदा करने के कारखाने थे। तो ये बात वाज़ेह हो जाए कि अली साहब सही कह रहे हैं कि इनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। न्यूक्लियर की भी बहुत ज़्यादा होती है, न्यूक्लियर और पानी की सबसे ज़्यादा होती है, मगर दोनों की वेरिएबल कॉस्ट यानी एक यूनिट प्रोड्यूस करने की कीमत कम होती है। उसके अलावा कोयले के ज़रिए जो कारखाने लगाए गए वो भी तकरीबन 3,600 से 4,000 मेगावाट के कारखाने थे, और वो इम्पोर्टेड कोल पे उस वक्त इस वजह से लगाए गए, अगरचे प्रोग्राम शुरू कर दिया गया था थर में, बिकॉज थर में पहले माइनिंग करने की ज़रूरत थी और उस माइनिंग के लिए 2-3 साल चाहिए थे और फिर कारखाने लगने थे माइन माउथ पे, क्योंकि थर का कोयला जो है वो ट्रांसपोर्ट करना ज़रा मुश्किल होता है, वो उसके जलने के इम्कानात होते हैं। इस वजह से माइन माउथ के ऊपर यानी जिस जगह माइनिंग की जाए वहीं पे नए कारखाने, जिनमें से एक जो है अब ख़त्म होने को है, वो कारखाने लगाए गए ताकि बिजली उनसे पैदा की जा सके। ठीक है। तकरीबन 3600 कारखाने 3600 मेगावाट LNG से लगाए गए और 1000 के करीब जो हैं वो रिन्यूएबल लगाए गए। चलें, मैंने तो आपको एक पोर्टफोलियो दे दिया, आप उस पोर्टफोलियो पे तनकीद कर सकते हैं कि पानी तो चलें ठीक है और रिन्यूएबल तो ठीक है, मगर बाकी दो जो हैं वो इम्पोर्टेड फ्यूल पे हैं। सो ये आगे ब्रेक डाउन अदायगियों वाला इशू जरा बताएं। जी जरा मेरी जरा बात तो सुन लीजिए। सवाल ये है कि मैंने तो आपको गिनवा दिया, अब मैं चाहूंगा मुझे ये बताएं, अगर ये पोर्टफोलियो सही नहीं था तो आपने लोकल इंडिजिनस प्लांट कितने लगाए, कितनी बिजली जब आपको समझ आई कि ये तो लोकल इंडिजिनस हमारे जो रिसोर्सेज हैं उससे बननी चाहिए, तो आपने क्यों नहीं लगाई? 2018 के अंदर हम 25,000 मेगावाट ट्रांसमिट करके गए थे एक दिन में, 2018 में ये थी ट्रांसमिशन। आज मैक्सिमम ट्रांजिशन 25,000 26,000 पे खड़ी है। अगर आप समझते थे या समझते हैं कि ट्रांसमिशन लगाना बहुत ज़रूरी है, तो ये जो 4 साल आप रहे हुकूमत में, हम भी 5 ही साल रहे थे, अच्छा, तो आप कम से कम ट्रांसमिशन अगर वो तो कंसीड कर रहे हैं कि पैदावारी सलाहियत है, ये मैंने उनसे पूछा भी तो उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं थी। जी मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर जरूरत नहीं थी तो फिर लोड शेडिंग काहे को होती है, लोड शेडिंग काहे को होती है? इस वजह से ये बात गलत है, क्योंकि होता है ऐसे कि हमारी कुल जो कैपेसिटी है वो 30,000 के करीब है, 31,000 के करीब, उसमें से जो डीरेटेड कैपेसिटी है हमारी वो तकरीबन 28,000 के करीब है। उसमें 6,000 से 9,000 मेगावाट पानी से पैदा होते हैं। तो जब हमारे बंद में पानी आ जाता है, डैम्स में पानी आ जाता है, तो तब वो बिजली पैदा होनी शुरू हो जाती है। मसलन पिछले महीने तक वो 3,500-4,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही थी, अगले महीने वो 8,000-9,000 तक चली जाएगी, मैक्सिमम ये 9,500 तक चलें। तो जब पानी नहीं होता तो ये बिजली नहीं बनती। अभी 1 मिनट ठहर जाइए, मैं अदायगियों वाला इशू आपसे चाह रहा था, आप अगर उसको एड्रेस कर देते। अरे भाई मैं आ रहा हूँ, मेरा इशू भी तो सुन लें, मेरा मुकदमा तो सुन लें यार। सर आपका मुकदमा। उसके अलावा मैं ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो जरूरत थी और जो हमें गैस की जरूरत थी और जो सप्लाई थी, उसमें तकरीबन 1.5 बिलियन क्यूबिक फीट का फर्क था, यानी 1.5 MMCFD का फर्क था, या 2 मिलियन यूनिट आप समझ लें डेली का फर्क था। हमने 1.5 साल के अंदर 2 लगाए कारखाने रीगैसिफिकेशन के, 2 प्लांट लगाए जिनका जिक्र ये कर रहे हैं, जिनकी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 1.2 मिलियन क्यूबिक फुट है। ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद कितने कारखाने लगे? इस वक्त पंजाब में SNGPL में जो 2 सूबों को बिजली फराहम करता है, उसकी कुल उसके पास जो गैस फराहम करता है, उसके पास कुल गैस जो है वो 676 MMCFD कुल गैस है SNGPL के पास। और इन सर्दियों में सिर्फ घरेलू सार्फिन की जो जरूरत है वो एवरेज है 1170, और ये रेंज करती है बिटवीन 950 to 1370 MMCFD। किसी ने तो प्लान करना था ना, अगर ये मैंने जो आपको नंबर बताए हैं अगर ये सही है और ये आप SNGPL से कंफर्म कर सकते हैं, और SSGC की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ नहीं है, जरा बेहतर है SNGPL से, तो वो कहाँ गए वो कारखाने गैस को रीगैसिफाई करने के? शायद खाकान अब्बासी साहब पे आपने इतने इल्जाम लगाए, वो 7 कार्गोज का करके गए थे कॉन्ट्रैक्ट, टर्म कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद नदीम बाबर साहब ने 2 कार्गोज का कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें से एक और आएगा, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट था वो भी।
मगर ये 3 या 4 कार्गो जो रह गए हैं 4 साल में, क्यों नहीं जो इस वक्त कैपेसिटी हमारे पास मौजूद उनके लिए कार्गोज खरीदे गए? क्या आपके गुमान में ये नहीं आया कि सर्दियां आएंगी और हमारे मुल्क को जरूरत होगी कार्गोज की? आज हम घूम रहे हैं, हर मुल्क में जा रहे हैं पता करने के लिए कि कहीं कार्गोज अवेलेबल हैं, कहीं कार्गोज अवेलेबल नहीं है। मगर जब प्लानिंग कर रही थी पिछली हुकूमत तो उनके गुमान में ये नहीं आया। मैं अगर आप मैं इस चीज का जवाब ले लूं जरा अली जैदी साहब से कि अगर आप ये, क्योंकि ये आपने उनके हवाले से बात की है जी, मैं जरा अली जैदी साहब, ये तो एक तो पॉलिसी का मुतालिक तो मैंने बात नहीं की, हुकूमत के हवाले से सारी बात है सर, हुकूमत तो उनकी थी, हुकूमत तो उनकी थी जो है। हाँ ठीक है अली जैदी साहब, एक्सटेंट यू आर राइट, टू दैट एक्सटेंट सर पॉलिसी का फुकदान। और दूसरा डॉक्टर साहब वही आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आपने जो है वो बेशक बनाते बिजली, लेकिन इंडिजिनस जराए से जो है वो आप लोगों ने कितने प्रोजेक्ट जो है वो लगाए हैं? देखें, पहले मैं, ये तो बड़ा आसान जवाब है, मैं एक 30 सेकंड में पहले वाले का जवाब दे देता हूँ। हमें तो ये समझ आ गई थी, हमें ये, और खान साहब को ये समझ आ गई थी कि ये जो इतनी महंगी इंपोर्टेड फ्यूल पे बिजली बन रही है और जिस तरह पाकिस्तान की ग्रोथ हमारे अभी आए ना 6% जीडीपी भी चढ़ गया था और एक्सपोर्ट भी बढ़ गई थी और पता नहीं क्या क्या, तो वो जिस तरह की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और हो रही थी और जो स्टेबलाइज हो गई थी चीजें स्टेबल थी, वो हमें पता था कि ये होगा। तो इसीलिए हमारे दौर में 5 नए डैम शुरू किए गए, 5 नए डैम किसी की पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। वो जो डैम से भले उनकी कैपिटल कॉस्ट ज्यादा हो, जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है बिजली की वो बड़ी कम होती है। अब आ जाए दूसरी बात पे, जो इन्होंने बहुत यानी कि मुसद्दिक साहब ने भी थोड़ी बहुत बोल की क्रिकेट खेली है, लेकिन इतनी बड़ी हाफ वॉली इन्होंने कराई है कि अब ये बेचारे, अब मैं माजरत के साथ ये इनसे मेरा अच्छा एक अस्सलाम अलैकुम का रिश्ता है। आ जाए जी जरा LNG टर्मिनल्स पे, इन्होंने 2 लगाए, इनको दोनों को जमीन फ्री में दी। पोर्ट कासिम के अंदर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है ना, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है, उनकी पूरी कैपेसिटी खरीदी। ढाई एक का शायद $2,70,000 है और एक का $2.5 है पर डे फॉर 15 ईयर्स। अच्छा, 6 साल, एक के 6 साल हो गए, 7 साल, और एक के शायद 5 साल हुए हैं। 2 लगाए। अच्छा जी, पहले वाले को मैंने जैसे आपसे कहा कि क्योंकि शायद पहला था तो उनको टेक और पे एग्रीमेंट करना पड़ा, दूसरे वाले की जरूरत नहीं थी। इन्होंने बिल्कुल कार्गो 3.36 पे 13.37 पे खरीदे। जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किए वो 10.2 पे थे। 13.37 ऑफ ब्रेंट की जो भी प्राइस होती है उसका 13.37%। जो इमरान खान के साहब के जमाने में, हमारे जमाने में जो कॉन्ट्रैक्ट हुए कतर से, वो हुए 10.2% ऑफ ब्रेंट। अब आप आ जाए कि इनके 2 कॉन्ट्रैक्ट्स और थे जो उन्होंने ट्रैफिक्यूरा और गनवर 2 कंपनीज हैं उनसे किए हुए थे, जो कि ट्रेडर्स हैं, प्रोड्यूसर्स नहीं है, ट्रेडर्स हैं। कतर LNG जो है, कतर से जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G कॉन्ट्रैक्ट। कतर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ये जो 2 बाकी कंपनीज हैं ट्रैफिक्यूरा और गनवर, ये हैं ट्रेडर्स। अब इन्होंने कब से, इनसे भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म साइन किए। ये जो डिफॉल्ट पे डिफॉल्ट करते जा रहे हैं, हमारे जमाने से इन्होंने डिफॉल्ट करना शुरू किया, अभी तक अपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे। गनवर तो कॉन्ट्रैक्ट पे डिफॉल्ट करती है, वो तो दे ही नहीं रही आपको कार्गो, सो आपके पास बिजली कम है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट और नो कॉन्ट्रैक्ट, आप ये कह रहे हैं कि वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था अगर आज वो उस कॉन्ट्रैक्ट, वो देखे ना, वो डिफॉल्ट कर रही है ना, वो डिफॉल्ट कर रही है कॉन्ट्रैक्ट पे। और वो मुझे ये पता करना है कि जो ये फाइन्स हैं डिफॉल्ट करने के ऊपर फाइन्स लगते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग, देखें मैं आपको आसान तरीके से समझता हूँ। स्पॉट कार्गो आज आप खरीदने जाएंगे दुनिया में LNG आसमान पे, अंडरस्टैंडेबल। इसीलिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इंसान कंपनीज करती हैं या गवर्नमेंट्स करती हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपकी प्राइस, परचेज प्राइस फिक्स्ड हो जाती है। अब कीमत ऊपर जाए या कीमत नीचे जाए, आपने उतना ही देना है। आप समझ गए ना? तो जो अब आपने अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से कोई डिफॉल्ट कर रहा है, उसका कितने कार्गो का वो डिफॉल्ट कर चुका है गनवर, इन्हीं के जमाने का कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, तो जरा पता करें कि उसमें कितनी हेवी फाइन। मैं अली जैदी दूसरे टर्म, अच्छा नहीं, जरा मुख्तसरन कर लें सर, मैं ब्रेक भी ले। रहमान भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी मैं सर इसीलिए तो गुफ्तगू कर रहे हैं इस इशू के ऊपर। हाँ, अच्छा जी, ये अब आ जाए दूसरे टर्मिनल पे।
दूसरा टर्मिनल उन्होंने एक उस शख्स को दिया हुआ है जिसके ऊपर जिसका एक और प्लांट है JJVL, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया हुआ LPG का, क्योंकि वो LPG के भी वो सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि मोनोपोली थी, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के हिसाब से बंद है। ये दूसरा टर्मिनल जब लगा, इस पे $50 मिलियन की LD लगी, यानी कि टाइम पे डिलीवरी नहीं की। ये वो केस जो है ये वाइप आउट करना चाहते थे, उसने ये खान साहब ने 50 मिलियन को 1 मिलियन कर दिया। जब मैं आया मैंने कहा मैं तो नहीं मानता, मेरे रिपोर्ट में मैं इसको कोर्ट में ले गया। ये अब लंदन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर ये केस है और ये मैंने सुना है कि ये हुकूमत वो केस भी वापस चले। मैं जरा ब्रेक के बाद आता हूं, मुझे अब ब्रेक लेनी है। सर ये आपको मैंने बताना जरूरी है, यहीं से शुरू करूंगा, मैं यहीं से शुरू करूंगा, जरूर कीजिएगा। लेकिन अब गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये 1 अगस्त को जो है वो सोलर एनर्जी पॉलिसी का भी ऐलान हो रहा है, तो वे फॉरवर्ड की जहां पर बात हो रही है उस हवाले से भी आज डॉक्टर साहब कुछ इल्जामात लगे हैं। मैं चाहूंगा ये सोलर वाले मामले पर भी बात करें इस ब्रेक के बाद। आज ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मुल्क में जारी तवानाई का बहरान, उस पर बात हो रही है। मैं अली जैदी साहब, ये कौमी सोलर एनर्जी पॉलिसी का ऐलान 1 अगस्त को होगा। आज वैसे फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके तो बड़े कोई तहफ़्फ़ुज़ात है। मैं आपकी इस पर टेक जानना चाहता हूँ कि क्या शुड नॉट दिस बी द वे फॉरवर्ड? बिल्कुल ठीक है। मैं आपको सिर्फ प्लीज मुझे आप सिर्फ 45 सेकंड दे दें, मैं पिछली बात कंप्लीट चलें आप, मगर 45 सेकंड शर्त यहाँ से टाइमर लगाते हैं मुसद्दिक से मादरत के साथ कि उनका टाइम दे रहा हूँ। ठीक। जो 2 LNG टर्मिनल्स हमारे दौर में इनिशिएट किए मैंने, पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने, उनको जमीन फ्री में नहीं दी क्योंकि वो भी प्राइवेट एंटरप्राइजेज जैसे पहले वाली थी। ठीक है। $10 मिलियन की कमिटमेंट थी जिसमें से उन्होंने $2-2 मिलियन दिए। उसके बाद हम चाहते थे इसको डीरेगुलेट कर दें गैस इंडस्ट्री को, यानी कि अपनी गैस लाओ, अपनी गैस बेचो, SNGPL की और SHGC की पाइपलाइन इस्तेमाल कर लो, उसकी हमें रॉयल्टी दे दो। इशू पता है क्या आपको? वो जो माफिया है ना वो ये होने नहीं देता। मैं सिर्फ मुसद्दिक भाई अब बैठे हुए बड़ी एक अच्छी कुर्सी पे, सबसे खतरनाक कुर्सी है पेट्रोलियम की, मुझे पता है मुश्किल है। सिर्फ मुझे ये बता दें कि ये पिछले इन्होंने मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। पिछले जो इस हमारे जाने में और इनके 3 महीने में UFG एक चीज होती है, अनअकाउंटेड फॉर गैस, यानी कि बेसिकली थेफ्ट, वो आज 26% पे कैसे पहुंच गई? यानी कि 100 MMCFD अगर आप भेजेंगे तो 26 MMCFD या लीक हो जाएगी या चोरी हो जाएगी या पता नहीं क्या होगा, वो गायब हो जाती है थिन एयर में। वो UFG का जो कंटेंट है उसका बिल कितना आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, SNGPL का भी और SHGC का भी, दोनों से पूछता हूं, क्योंकि अब तो यही जवाब देना, क्योंकि ये जो सिंध हुकूमत है SBCA जो इलीगल एक बिल्डिंग बना रही वो भी इनके पार्टनर हैं। ये सोलर की डॉक्टर साहब ने सुन लिया है, डॉक्टर साहब इसका जवाब देंगे। सोलर पे आ जाएं। सोलर जो है क्या एतराज है? सोलर पे आ रहा हूं। सोलर जो है मेरे भाई, सोलर ये है, मुझे एक जरा कोई बात समझा दें कि ये एक कॉन्विक्ट जो मुल्क से भागा हुआ है, जो कि एब्सकॉन्डर है, इस मुल्क में वांटेड है, अब तो उनके वालिद वजीर आजम भी बन गए हैं, वो आए ना इधर, वो पाकिस्तान नहीं आता लेकिन लंदन में तुर्की के ऊपर सारी ऑफिशियल मीटिंग्स बैठता है और वहां से सोलर के बयान देता है। ये आप ये जो पहले करते हैं ना, ये यही करने जा रहे हैं। ठीक। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है लॉन्ग टर्म, ना कोई प्लान है। ये बड़े अच्छे ये जार्गन वर्ड्स होते हैं कि जी पता नहीं जी सोलर पॉलिसी बना देंगे, वो 17% हम ड्यूटी उड़ा देंगे। ओ मेरे भाई, इसके पीछे जो है ना, वो जो शेख रशीद कहता है ना, फेस बिहाइंड द केस, फेस बिहाइंड द केस। मैं ये डॉक्टर साहब से पूछता हूं, डॉक्टर साहब चलेगा आगे जाके ये क्या कहानी है? ये सोलर वाला मामला कामयाब होगा सर? मेरे ख्याल में जी इसका कामयाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बहुत से पहलू हैं, इसमें अभी तक तो सोलर पॉलिसी नहीं बनी। वो एक दफ़ा मुझे याद पड़ता है, वो अखबार में कहीं एक मज़ाहिया अखबार में लिखा हुआ था कि कल रात KGB के दफ्तर में डाका पड़ा और चोर आने वाले 5 इलेक्शन के रिजल्ट चुरा के चले गए। अच्छा, तो ये तो अली भाई ऐसी बात कर रहे हैं कि एक पॉलिसी बनी नहीं है, उन्होंने लोगों को चोर, किसी को उसका बेटा, किसी को कुछ कह दिया। एक पॉलिसी बनी नहीं है। उस पॉलिसी का कोई हमने प्रेजेंट नहीं किया, आपको ये नहीं बताया उसमें इन्वेस्टर्स कौन है, ये नहीं बताया इन्वेस्टर्स कहाँ से आएंगे। सिर्फ ये बताया है, जो ये भी पहले कह रहे थे
कि दो चीजें होंगी। सोलर की कीमत जो है वो 17, 18, 20 सेंट से गिर के 2-3 सेंट तक पहुंच चुकी है। अच्छा। तो अगर इस वक्त हम उसको मिक्स करेंगे अपनी जो हमारा मिक्स है पावर का, तो पावर की कीमत नीचे आ जाएगी। ठीक है। दूसरा, सोलर और विंड दोनों ऐसे फ्यूल्स हैं जो पाकिस्तान में कोई हम इंपोर्टेड सूरज तो होता नहीं है, ना हवा इंपोर्टेड चलती है, तो इनके जरिए इंडिजिनस फ्यूल जिसका ये जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम में शुरू में, उसमें बिजली बनेगी। अच्छा। उसके कई कंपोनेंट हैं। कंज्यूमर एंड के ऊपर भी लोगों को इजाजत दी जाएगी कि वो टोल कर सकें, अपनी छत पे लगा सकें, नेट मीटरिंग कर सकें। जो चीजें हो रही हैं उनको बड़े स्केल पे करें। कुछ बड़े फार्म्स भी लगाए जाएंगे, मगर इसके तमाम खदोखाल जो हैं आने वाले वक्त में 2 हफ्ते में इंशाल्लाह मुकम्मल किए जाएंगे। और कोशिश ये की जाएगी कि बड़ी एक सिग्निफिकेंट पार्ट जो हमारी फ्यूल मिक्स का है वो रिन्यूएबल्स की तरफ चला जाए। अच्छा। मैं समझता हूँ इस पे एतराज करना बस ऐसे सियासत है। खुद ही आपने शुरू में कहा कि लगना चाहिए, अब आप कह रहे हैं नहीं लगना चाहिए। दोनों में से एक ही बात सही हो सकती है। अब आप ये कह रहे हैं कि लगना तो चाहिए, लेकिन क्योंकि आप लगा रहे हैं तो नहीं लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लगा रहे हैं इस वजह से जरूर ये चोरी सर का एक ब्रेक के बाद ये तो मुनासिब एक ब्रेक बाद जरा जवाब दीजिएगा। जरा इस बहस को भी समेटते हैं कि ये जो 2 सवालात मैंने प्रोग्राम के शुरू में दोनों मेहमानों के सामने रखे थे कि लोड शेडिंग क्यों है और फिर ये बिजली महंगी क्यों हो रही है। एक ब्रेक के बाद आते हैं और इस बहस को समेटते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। तवानाई का बहरान, इस पर अब बहस को समेटते हैं। अली जैदी साहब, एक तो आप सोलर के हवाले से कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन दूसरा बिजली की कीमतों के हवाले से हमने कम बात की, लेकिन मुख्तसरन अगर आप बता सकें क्योंकि ये वक्त कम है। हुकूमत का ये कहना है कि ये आपकी कमिटमेंट्स थी जो IMF को दी गई, जो वैसे की गई, जिनकी वजह से जो है वो बिजली की कीमत जो है वो बढ़ रही है। हमारी कमिटमेंट थी तो हमारे जमाने में क्यों नहीं बढ़ी और इनके जमाने में क्यों बढ़ गई? यानी कि कमाल बात कर रहे हैं। हमारे ये नंबर 1 सोलर पॉलिसी अनाउंस हो चुकी थी हमारे जमाने में। अब ये इसको जरा चेंजेस करना चाहते हैं बिकॉज इनके जो फ्यूजिटिव बेटे हैं इनके प्राइम मिनिस्टर के, वो फ्यूजिटिव क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं है, एब्सकॉन्डर है, वो सोलर बिजनेस में है। और अब आप देखिएगा कि ये एक और तरीका होगा आपको इंशाल्लाह इसी मुल्क में अगर ये रह गए खुदा ना खास्ता तो पता चलेगा कि ये इसके पीछे भी क्या पूरा तमाशा और क्या स्कीम थी। और जो मुसद्दिक भाई ने बात की कि जी अभी से कह रहे हैं कि जी वो ये वो, असल में ये हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट पे बात कर रहा हूं। जो जो काम में लगा के गए हैं वो सारों में खांचे हम ढूंढते आए हैं और सारी दुनिया को पता है कि क्या क्या खांचे थे। इस दफा पहले ही एक्सपोज कर देना, इंतजार ना करे बाद में कि जी ये क्या हुआ। इसलिए पहले ही बता दें, सारी कौम को पता होना चाहिए कि क्या तमाशा हो रहा है। मुझे बता दें फ्यूजिटिव क्या कर रहा था टर्की के प्रेसिडेंट के साथ में। और कीमत का आपकी कमिटमेंट से जो आपने मुआहदे किए उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, जो कीमत अब बढ़ रही है। तो देखें, एक सियासत में और बिजनेस में यू नेवर गेट व्हाट यू डिजर्व, यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट। IMF से हमने भी नेगोशिएट किया, बड़ा प्रेशर उन्होंने हम पे भी डाला, लेकिन हम एक सीलिंग को क्रॉस नहीं की। हम पाकिस्तान के लिए हुकूमत कर रहे थे, पाकिस्तान के लोगों के लिए। इनका तो ना कारोबार पाकिस्तान में, ना बीवी बच्चे पाकिस्तान में, ना प्रॉपर्टी पाकिस्तान में, इनको क्या पाकिस्तान में? डॉक्टर साहब, करप्शन की केस आप कौन है? सारा नैब चेंज, लॉ चेंज के पीछे वो थोड़ी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक आपके ऊपर जो है वो कर रहे हैं। और दूसरा ये जो IMF के साथ निगोशिएशंस की बात हो रही है और बिजली की कीमत की, क्यों आप अभी भी समझते हैं कि यही जिम्मेदार हैं, इन्हीं का किया धरा है? जी मैं 2-3 बातें करूंगा जी। एक बात तो मैं ये करूंगा कि तुर्की के जो सदर हैं वो सोलर पावर लगाते हैं। पहले आपने इसी तरह LNG में कतर को मेलाइन किया, फिर आपकी इज्जत अफजाई भी उन्होंने आके की, बिल्कुल भी, जिसके बाद आपने बैक ऑफ किया। तो आप चलिए मुझे तो बात कर लेने थे ना। आप रोज कहते रहे कि LNG के कारखाने जो हैं उसमें करप्शन है, तो फिर एकदम खामोश क्यों हो गए थे और फिर करप्शन निकली क्यों नहीं? और फिर आपने क्यों किए उनके साथ? दूसरी बात अभी नहीं, चीन को आपने कहा कि ये तो फ्रंट कंपनियां हैं, और चीन से जो $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही थी, जब वो $114 मिलियन पे आ गई तो आपकी तसल्ली और तशफ़ी हुई। जब चीन के एम्बेसडर ने लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में कहा कि पाकिस्तान इज नो मोर आवर कंट्री ऑफ चॉइस, डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस, तो फिर आपकी तसल्ली हुई इन्वेस्टमेंट्स खत्म करके। अब आप तुर्की के सदर के मुतालिक आज भी ऐलान जारी कर रहे हैं कि वो सोलर का काम करते हैं, उनके साथ बैठे हुए थे। इसका मतलब है कि सोलर लगने वाली है। बिल्कुल बात करें, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, चलें, मैंने कोई तुर्की के सदर के, मैंने
क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बारे में बात की है। चलिए अच्छा चले आप मेरी बात तो कर लें। चले आपने क्राइम मिनिस्टर कह दिया, आपकी खुशी जैसे आप कहना चाहें, लेकिन ये जो मलिक रियाज साहब के 250 मिलियन डॉलर थे, सुने नाराज ना हो, मलिक रियाज साहब का नाम सुन के सारे नाराज हो जाते हैं, फटाफट काटते हैं, मेरी बात मत काटे। 250 मिलियन डॉलर जो मलिक रियाज साहब, हाँ वही आपका तो नहीं, मेरा भी नहीं है, इसी वजह से हम दोनों नाम ले रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं ले रहा हूं। अच्छा। कि 250 मिलियन डॉलर का तोहफा जो आपने मलिक रियाज साहब को दिया, जिसके बदले में 450 कनाल जमीन ट्रस्ट में मिली इमरान खान और उनकी जौजा को, और 250 कनाल जगह मिली फरा गुजर साहिबा को। अच्छा। और बाकी मुबैना है सारी बातें कि फोन के ऊपर क्या जिक्र आए, मैं उनका जिक्र नहीं करता, जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग है, जब तक वो ऑडिट नहीं होता। तो ये